जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम पीयूष द्विवेदी है और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पर एक वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग जैसा जानते होंगे कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, ये प्राचीन भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और आज हम इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखने से आपको निश्चित रूप से काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ये कालखंड इसका जो है ये 2500 से लेकर 1750 BC यानी ईसा पूर्व का है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पुरानी सभ्यता जो भारत में सभ्यता जिसे कहा जाए वो सिंधु घाटी सभ्यता ही है। इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है यानी ट्रायंगुलर। ये नीचे वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ सुतका गंडोर है जो पाकिस्तान में है, यहाँ मांदा जो जम्मू कश्मीर में है, आलमगीरपुर यूपी में और दैमाबाद महाराष्ट्र में। ये 4 साइड्स को मिलाकर आपको एक त्रिभुजाकार आकृति दिखाई दे रही होगी। इसी की वजह से हम इस सभ्यता को त्रिभुजाकार एरिया में फैला हुआ मानते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल लगभग इसका 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला पश्चिमी शोधकर्ता हमें मिलता है और पहले शोधकर्ता जिन्होंने इस सिंधु घाटी सभ्यता में इंटरेस्ट दिखाया, इसको जानने में इंटरेस्ट दिखाया, उनका नाम है जेम्स लुइस, जो कि एक ब्रिटिशर थे और शायद एक्स आर्मी भी थे। उन्होंने अपनी किताब नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, जो कि 1842 में पब्लिश हुई है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया है। उनको काफ़ी सारे वहाँ पे सील्स और ईंटों के टुकड़े मिले जिनको वो इकट्ठा करके लाए और ये वाली किताब जो 1842 में पब्लिश हुई, इसमें उन्होंने इसके बारे में लिखा है और काफ़ी विस्तार से लिखा है। लेकिन इनका इतिहास के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। इन्होंने सिर्फ इंटरेस्ट दिखाया था, वास्तविक उस साइट की खोज इन्होंने नहीं की थी। तो 1856 में एक रेलवे लाइन बिछ रही थी जो लाहौर से कराची को कनेक्ट करती थी, ये आप देख पा रहे हैं। तो जब ब्रिटिशर्स ने इस रेलवे लाइन को बिछाना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि कुछ ईंट जो कि भट्टी में पकी हुई थी, फायर ब्रिक्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो ईंटें हमको इस सिंधु घाटी सभ्यता की साइड से मिलना शुरू हुई। तो अचानक से उनको इंटरेस्ट आया कि अरे ये इतनी फाइन क्वालिटी की ईंटें और इतने परफेक्ट शेप में ये कहाँ से, जो रेलवे का ठेकेदार है कहाँ से ईंटें लेके आ रहा है। तो वो गए साइट पे उसके साथ। हालांकि वो लोगों को उस समय ये चीज़ समझ में नहीं आई कि एक नई सभ्यता की खोज वो लोग करने जा रहे हैं, लेकिन वो ईंटों को इन्होंने रेलवे लाइन बिछाने में उपयोग किया, कुछ ईंटों को। धीरे से 1861 में जब हम आते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व विभाग की जब स्थापना होती है, तब इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में कुछ इंटरेस्ट दिखाया। तो 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, अलेक्जेंडर कनिंघम उसके डायरेक्टर जनरल बनते हैं। इसके बाद वो जाते हैं साइट पर, यानी कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की साइट पे जाते हैं। सबसे पहले वो हड़प्पा की साइट पर जाते हैं और वहाँ का दौरा करते हैं, मुआयना करते हैं। तो वो देखते हैं कि हाँ ठीक है, एक वेल सेटल्ड सिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, पहले से काफ़ी व्यवस्थित है। तो वहाँ से वो कुछ नमूने इकट्ठा करते हैं, कुछ सैंपल्स लेकर के आते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि ये बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के व्यूज़ इंडस वैली के बारे में यही थे कि वो एक लॉस्ट बुद्धिस्ट सिटी है, यानी बहुत पुरानी बुद्धिस्ट सिटी है, जिनको उन्होंने बाद में नकारा गया। इसके बाद आते हैं हम लॉर्ड कर्जन की तरफ। लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय बनते हैं भारत के। 1899 से 1905 तक वो वाइसरॉय रहते हैं। तो उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल के पद पर जॉन मार्शल को अपॉइंट किया। तो जॉन मार्शल जो थे वो काफ़ी उत्साही ऐसे किस्म के व्यक्ति थे जिन्हें नई नई चीज़ें ढूंढने का और पता करने का शौक़ था। तो जब जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बने तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी नाम के 2 लोगों को इस सभ्यता को
खोजने के लिए अपॉइंट किया। तो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की डिस्कवरी का हम किसी को श्रेय देना चाहेंगे तो वो जॉन मार्शल को ही देंगे, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही इस सभ्यता से जुड़ी हुई डिस्कवरी की और इन्होंने ही सबसे पहले डिक्लेयर किया कि हमने एक नई सभ्यता खोजी है। डिक्लेरेशन इन्होंने किया 1924 में। तो दोस्तों इसका ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का डिस्कवरी किसने किया या ऑथेंटिक रूप से किसने डिक्लेयर किया कि हमने एक नई सभ्यता को खोजा है, तो वो लॉर्ड कर्जन के अपॉइंट किए हुए जॉन मार्शल ही हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो अब इसमें दो महत्वपूर्ण साइट्स को देखते हैं हम, एक तो हड़प्पा है और एक है मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा की डिस्कवरी 1921 में हुई थी और मोहनजोदड़ो की डिस्कवरी 1922 में। अब हड़प्पा की खोज की है दयाराम साहनी ने, इस चीज़ को याद रखेंगे आप, और मोहनजोदड़ो की खोज की है आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी ने। इन दोनों तरह को याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमने अभी तक देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो तथ्य हैं उनके बारे में हमने अभी देखा, और आगे हम इसमें जो साइट्स मिली है महत्वपूर्ण साइट्स उसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल आपको एक बार में ही सारा कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे सर्वप्रथम हम जिस साइट की बात करेंगे उसका नाम है हड़प्पा। ये हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पे है। ध्यान देंगे दोस्तों, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पे है। खोज की थी दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने। कब हुई इसकी खोज? 1921 में। इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे, 1921 में इसकी खोज हुई है और ये वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा, मोंटेगोमेरी जिला नाम है इसका। ठीक, अब हड़प्पा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसमें जो पूरा शहर था, हड़प्पा जो शहर था, उसे दो भागों में बांटा गया था, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। दो टीले मिले हैं वहाँ पे। तो ईस्टर्न जो था, ईस्टर्न टीले के पास सिटी बसी हुई थी, यानी कि शहर बसा हुआ था ईस्टर्न टीले के पास, और जो वेस्ट का टीला था उसमें कैजल यानी कि महल बना हुआ था। तो ध्यान देंगे, दो टीले किस साइड से मिले हैं पूछेगा तो हड़प्पा की साइड से मिले हैं। और क्या क्या मिला है यहाँ पे? प्रस्तर मोहर मिली है यानी कि स्टोन सील मिली हुई है, और अन्नागार मिला है बहुत बड़ा, जहाँ पे ये लोग अन्न का भंडारण किया करते थे उस जमाने में। ठीक है दोस्तों, ये पहली साइट कंप्लीट हुई। दूसरी साइट है हमारी मोहनजोदड़ो। ये दूसरी साइट है, बेहद महत्वपूर्ण है। ये सिंधु नदी के किनारे है और इसी साइट की वजह से ये जो पूरी सभ्यता का नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा हुआ है। इसकी डिस्कवरी हुई 1922 में। किसने की डिस्कवरी? आर.डी. बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी ने इसकी डिस्कवरी की, और ये भी पाकिस्तान में स्थित है, सिंध प्रांत में। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दृष्टि से, जैसे कि नर्तकी की मूर्ति यानी डांसिंग गर्ल का स्टैचू जिसको हम कहते हैं। एक ग्रेट बाथ मिला है जो विशाल स्नानागार के रूप में हम जिसको जानते हैं, ये भी हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यहाँ सड़कों की खासियत ये थी कि हर सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती थी, और बिल्कुल जैसे आजकल के शहरी व्यवस्था में जो सड़कें बनी होती हैं, जो बिल्कुल एक गली दूसरी गली को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण में काटती है, बिल्कुल वैसे ही आज से 5000 साल पहले ये सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटा करती थी। बहुत ही वेल सेटल्ड सिटी है ये मोहनजोदड़ो। इसके साथ में मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली हुई है। तो ये पशुपतिनाथ की मूर्ति, जिसको भगवान शिव की मूर्ति भी कभी कभी कहा जाता है, ये हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही साथ कपास के साक्ष्य भी हमको मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। अब दोस्तों तीसरा जो स्थल है वो चहुंदड़ो। चहुंदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है ये भी, और ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चहुंदड़ो की जो डिस्कवरी थी वो गोपाल मजुमदार ने किया था 1931 में, और ये एक औद्योगिक नगर था। औद्योगिक नगर से कहने का मतलब है यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें बन के दूसरे प्रांतों में, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट की जाती थी, जो कि चहुंदड़ो में बनती थी। जैसे कि वहाँ से चूड़ियाँ मिली हुई हैं, मनका मिला हुआ है, और भट्टी यानी कि फर्नेस जिसमें ये लोग अलग अलग चीज़ों को गला करके चूड़ियाँ बनाते थे और बाकी चीज़ें बनाते थे, वो यहाँ पर मिला हुआ है। साथ में सौंदर्य प्रसाधन जैसे कि लिपस्टिक वगैरह भी इस साइड से हमें प्राप्त हुए हैं। अब तीसरे स्थल के बाद हम चौथे स्थल के बारे में बात करेंगे, जो कि कालीबंगन है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे पर है, और बीबी लाल जो कि पूर्व डायरेक्टर जनरल हैं ASI के, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। साथ में अमलानंद घोष को भी इसका श्रेय दिया जाता है। 1953 में इस साइट की खोज की गई।
वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये साइट स्थित है। अब यहाँ से कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत मिले हैं, अग्नि पूजा यानी अग्नि वेदी यहाँ से मिली हुई है, और मेसोपोटामिया की एक सील भी प्राप्त हुई है, जिससे ये पता लगता है कि कालीबंगन से व्यापार जो है वो मेसोपोटामिया में भी होता रहा होगा। तो इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, जुते हुए खेत, अग्निवेदी और मेसोपोटामिया की सील। अब पांचवा साइट हमारा लोथल है। लोथल जो है एक भोगवा नदी के किनारे पे है। रंगनाथ राव ने इसकी डिस्कवरी की थी 1955 में। वर्तमान गुजरात में स्थित है लोथल, और ये एक डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह था। बंदरगाह मतलब यहाँ से चीज़ें जो हैं नाव के सहारे बाकी देशों में एक्सपोर्ट की जाती रही होंगी, भेजी जाती रही होंगी। यहाँ से भी अग्नि कुंड मिले हैं, जिससे अग्नि पूजा के प्रमाण प्राप्त होते हैं। साथ ही पर्शियन सील यहाँ से मिली हुई है। पर्शियन सील का मतलब है इनका व्यापार पर्शिया तक फैला हुआ था। तो दोस्तों, लोथल बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है। इससे क्वेश्चन सीधे आ जाते हैं कि वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई, कौन से साल में इसकी डिस्कवरी हुई, तो इस पर ध्यान देंगे। अगली साइट है धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो मानेसर नदी के किनारे पर है। रविंद्र सिंह बिष्ट जो हैं, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की है 1990 में। धौलावीरा जो है ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। अब धौलावीरा के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो ज़्यादातर किताबों में नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो नगर था ये 3 भागों में बटा हुआ था। जैसे कि हमने पहले देखा हड़प्पा में जो नगर था वो 2 भागों में बांटा हुआ था, लेकिन इसमें जो नगर है वो 3 भागों में था। पहला भाग जो था वो फोर्ट यानी कि हमारा जो किला था वो पहला भाग था नगर का। दूसरा भाग था सेंट्रल टाउन और तीसरा भाग था लोअर टाउन। तो 3 भागों में इस प्रकार ये जो शहर है वो बांटा गया है धौलावीरा। साथ ही साथ ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल है इंडस वैली का, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल जो भारत में पाया जाता है वो धौलावीरा ही है। अब नगरीय नियोजन, स्टेडियम और जल प्रबंधन, ये सारी चीज़ें भी वहाँ से मिली हैं। जल प्रबंधन से कहना ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर पानी को सुरक्षित रखने के लिए, बचा के रखने के लिए अलग अलग प्रबंधन की चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे कि तालाब, रिजर्वायर और भी चीज़ें वहाँ पर मिली हैं। तो जल प्रबंधन के मामले में भी धौलावीरा काफ़ी आगे था। नगरीय नियोजन से कहने का मतलब यह है कि ये वेल प्लान्ड सिटी था, पहले से नियोजित करके इसे बनाया गया था। अब अगली साइट के बारे में देखते हैं जो सुरकोटरा है। ये किसी नदी के किनारे नहीं, पहले एक नदी यहाँ से बहा करती थी जो अभी नाला बन चुका है। अनुमान ऐसा है कि 750 मीटर चौड़ी एक नदी यहाँ से बहा करती थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई नदी नहीं है, तो इसके नदी के बारे में जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जेपी जोशी ने इसकी डिस्कवरी की 1964 में। ये भी गुजरात में स्थित है, कच्छ जिले में। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य जो मिलते हैं सुरकोटरा से वो घोड़े के अवशेष हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो सुरकोटरा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। साथ में पॉट बरियल यानी कि मटके में इंसानों को दफन करने के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। ये पॉट बरियल खास करके छोटे बच्चों के साथ किया जाता था। जो छोटे बच्चे कम उम्र में जो जिनकी मृत्यु हो जाती थी उन्हें मटके में डालकर दफनाया जाता था। तो दोस्तों इस पे ध्यान देंगे, पॉट बरियल और घोड़े के जो अवशेष हैं वो हमें सुरकोटरा से मिलते हैं। अब अगली साइड देखते हैं जिसको राखी गढ़ी कहते हैं। राखी गढ़ी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये घग्गर और हाकरा नदी के दोआब क्षेत्र में स्थित है। अमरेंद्र नाथ ने इसकी डिस्कवरी की थी 1997 से 2000 तक इसका उत्खनन चला। हरियाणा में राखी गढ़ी है, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा राखी गढ़ी यानी कि हरियाणा में ही होना चाहिए। अब सबसे बड़ा स्थल ये भारत में है राखी गढ़ी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि सबसे बड़ा स्थल भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है, तो वो राखी गढ़ी है। अब अगला स्थल रंगपुर, ये मांदर नदी के किनारे पर है। रंगनाथ राव जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की, इन्हें इस डिस्कवरी का श्रेय दिया जाता है। 1953 में इसकी डिस्कवरी हुई। रंगपुर भी गुजरात में स्थित है, जो कि कठियावाड़ इलाके में पड़ता है। अब इसमें से क्वेश्चन ऐसे उठाया जाएगा कि सर्वप्रथम अनाज के या चावल के अवशेष आपको कौन सी साइड से मिलते हैं, तो इसमें आपको ये बताना है कि रंगपुर की साइड से ही हमें सर्वप्रथम अनाज के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और इनमें से किसी भी साइड से, दूसरी किसी भी साइड से आपको अनाज के अवशेष नहीं दिखाई देंगे। तो रंगपुर में इसका महत्वपूर्ण कारण यह है पूछने का रंगपुर को कि यहाँ से अनाज के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। अब अगली साइट है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के किनारे है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण साइट है, कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ में थी, तो इस पर भी ध्यान रखेंगे कि आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी डिस्कवरी की थी
1958 में, और आलमगीरपुर यूपी में है, मेरठ के पास एक जगह है आलमगीरपुर, वहीं पे साइट स्थित है। अब आलमगीरपुर से क्या मिला हमें? भालू का सर का जो कंकाल है वो हमें आलमगीरपुर से प्राप्त हुआ है, और वो जो भालू का सर है वो किसी बर्तन का भाग इस रूप में हमें मिला है। सीधे सीधे भालू नहीं मिल गया, उसे एक बर्तन के ढक्कन के तौर पे या बर्तन में कुछ रखने के तौर पे उसके सिर को इस्तेमाल किया जाता होगा। और कपड़े के अवशेष सर्वप्रथम पूछा तो इसी साइड में हमें कपड़े के अवशेष सर्वप्रथम मिलते हैं। अब कपास और कपड़े में अंतर ध्यान रखिएगा, कपड़ा हमें यहाँ से मिलता है आलमगीरपुर से, लेकिन कपास हमें कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। तो इन दो चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे और इसे अलग अलग तरीके से बना करके, ट्रिक बना करके याद रखेंगे। अब सनौली, ये बेहद महत्वपूर्ण साइट है दोस्तों। अभी फिलहाल हाल ही में इस पर एक वेब सीरीज आई है सनौली पे, मैं चाहूँगा आप सभी इस वेब सीरीज़ को देखें, बेहद महत्वपूर्ण है। इससे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप उस वेब सीरीज़ को देखिए, उसमें भारतीय सभ्यता के बारे में जो चीज़ें ऋग्वेद में बताई गई हैं वैसी ही खुदाई में चीज़ें मिली हैं, जैसे कि रथ मिले हैं, तलवार मिली है जो कॉपर की बनी हुई है। तो इन चीज़ों पे आप एक बार उस वीडियो को देखेंगे तो आपका कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। सनौली की खुदाई कब चालू हुई? 2005-06 में। तो 5 और 6 में इसकी खुदाई चालू हुई। इसके बाद दूसरा चरण शुरू हुआ 2018 में, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, उस सीरीज़ को आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। डीबी शर्मा जो है, उनके नेतृत्व में खुदाई शुरू हुई सनौली की। बागपत यूपी में स्थित है सनौली, और 125 आदमियों के कब्रगाह वहाँ पे मिली है, और सोने और तांबे की चूड़ियाँ, खास करके जो महारानी जिसको बताया गया है उस वेब सीरीज़ में, वो महारानी का जो ताबूत है उसमें सोने और तांबे की चूड़ियाँ पहनकर उनको उस कब्र में लिटाया गया है। तो सनौली से हमें क्या मिलता है? सोने और तांबे की चूड़ियाँ, और 125 कब्रगाह कहाँ पे है ये अगर पूछा गया तो हमें सनौली से ही मिलता है। अब आखिरी साइड बची बनवाली, जो रंगोई नदी के किनारे पर है, और रविंद्र सिंह बिष्ट, इन्होंने इस साइट को खोजा और इस साइट पे खुदाई शुरू की 1974 में। हरियाणा में स्थित है, हिसार के पास। यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है बनवाली से हमें? मातृ देवी की मूर्ति, जिसे हम इंग्लिश में मदर गॉडेस भी बोलते हैं। अब मातृ देवी की मूर्ति हमें बनवाली से मिली है, और क्या मिली है? एक हल मिला है छोटा सा, जो खिलौने जैसा प्रतीत होता है, और वो हल का ही रेप्लिका है, यानी हल का एक छोटा सा प्रोटोटाइप कह सकते हैं उसे। वो हमें कहाँ से मिला है? बनवाली से। तो ये जो स्थल मैंने बताया, साथ में इसका जो एक्सप्लेनेशन आपको बताया, इसमें लगभग सारी साइट्स हमने कवर कर ली हैं। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि कौन से, जैसे हड़प्पा में वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सिटी कौन सी डायरेक्शन में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है ईस्ट डायरेक्शन में। 3 पार्ट में कौन सा नगर बसा हुआ था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि धौलावीरा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से उठाए जाते हैं, जैसे चावल के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इन इंडस वैली के इन टॉपिक से उठाए जा सकते हैं। तो दोस्तों इस पे थोड़ा ध्यान देंगे, और बाकी ये जो पूरा टेबल है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप बाद में भी इसे देख सकते हैं। हमने बात करी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और अंत में इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जिनसे हमें ये पता चलेगा कि इनकी जीवन शैली कैसी थी, इनका कल्चर कैसा था, इनका रहन सहन कैसा था। तो आइए देखते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये लोग चांदी से परिचित थे। ध्यान देंगे, ये लोग चांदी से परिचित थे। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन से मेटल से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे, तो चांदी से वो लोग परिचित थे। यहाँ से जो मृद भांड मिले हैं, यानी कि मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, उनका रंग है गहरा लाल। इसको OCP भी बोलते हैं इंग्लिश में, ऑरेंज कलर्ड पॉटरी भी बोला जाता है। ठीक, अब ये लोग लोहे से और तलवार से परिचित नहीं थे। जाहिर सी बात है, जब लोहे से परिचित नहीं होंगे तो तलवार से भी परिचित नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से किस मेटल से ये लोग परिचित नहीं थे। तो लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे, लोहा काफ़ी बाद में आया है। ठीक, जल निकासी की इनके पास उत्तम व्यवस्था थी। उत्तम बोलना भी सही नहीं रहेगा, सुपर से भी ऊपर व्यवस्था थी जल निकासी की, क्योंकि इनके जो ड्रेनेज सिस्टम थे वो पूरे अंडरग्राउंड थे। आजकल नया रायपुर में आप जैसे देखेंगे जो ड्रेनेज सिस्टम है पूरा अंडरग्राउंड है, वैसे इनका भी ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड था। और इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो स्लैब से कवर किया हुआ था। उस समय, आज से 5-4 साल पहले, इनको सफाई के प्रति इतनी जागरूकता थी कि इन्होंने अपने ड्रेनेज को स्लैब से कवर करके रखा था। तो देखिए ये लोग कितने एडवांस थे। अब इनका जो सभ्यता था वो पूर्णतः नगरी सभ्यता थी। भारत में अभी भी काफ़ी हद तक ग्रामीण सभ्यता मौजूद है, लेकिन
इनकी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, वो पूर्णतः नगरीय थी। ये कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी कि कॉपर एज्ड है, और इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कह सकते हैं। आद्य सभ्यता ये है। अब ये लोग जो थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, वो मातृ देवी की उपासना करते थे, यानी मदर गॉडेस की उपासना करते थे। और एक वहाँ से बुल मिला है, कुबर वाला जो सांड है, उसकी प्रतिमा मिली है। ये भी उनके लिए खासा पूजनीय होता था, तो इस पे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। इनका जो समाज था, इनका जो सोसाइटी था, वो मातृ सत्तात्मक था, यानी कि महिलाओं को काफ़ी प्राथमिकता देते थे ये लोग, और हर प्रकार के डिसीजंस में महिलाओं को ये लोग इन्वॉल्व करते थे। एक मुहर मिली है पशुपतिनाथ की, जिसे भगवान शिव भी एक प्रकार से कहा जा सकता है। वो पशुपतिनाथ की मुहर एक मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसमें शिव भगवान की 3 सरों वाली एक प्रतिमा कह सकते हैं, उसे दर्शाया गया है। अब इस सील में जो लेफ्ट साइड है, यहाँ हाथी और शेर बने हुए हैं। उस सील में लेफ्ट साइड पे क्या बना हुआ है? हाथी और शेर। लेफ्ट साइड पे क्या बना हुआ है? हाथी और शेर। और इस सील पे राइट साइड पे क्या बना हुआ है? एक गेंडा और भैंसे की प्रतिमा को दर्शाया गया है। और ये लोग लेफ्ट साइड पे हाथी और शेर और राइट साइड पे गेंडा और भैंसा, ये पशुपतिनाथ के सामने बैठे हुए हैं। तो इस पे ध्यान रखेंगे कि पशुपतिनाथ की सील पे कौन कौन से जानवर मौजूद हैं, ये पूछा हुआ है। अब यहाँ से मंदिरों के अवशेष नहीं मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिरों के अवशेष बिल्कुल नहीं मिले हैं, लेकिन स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो इस पे ध्यान देंगे। ये लोग मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे, और इनकी जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो नॉट डेसिफर्ड भी बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, द स्क्रिप्ट इज नॉट डेसिफर्ड। ठीक। अब लोथल और कालीबंगन, यहाँ से युग्म समाधियाँ मिली हैं, यानी कि एक जगह पे एक से ज़्यादा लोगों को दफनाया गया है। ये कपल्स भी हो सकते हैं, या दोस्त भी हो सकते हैं, अच्छे दोस्त रहे हो तो उन्हें साथ में दफना दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ से जो भी फिगर्स मिले हैं वो टेराकोटा फिगर्स मिले हैं। टेराकोटा का मतलब होता है आग से पकी हुई मिट्टी। तो आग से पकी हुई मिट्टी से जो चीज़ें बनती हैं उन्हें टेराकोटा कहते हैं। तो यहाँ से टेराकोटा बहुत सारे सील्स, बहुत सारे इमेजेस यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पिगट नाम के एक विचारक थे, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया है। तो पिगट के मत अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो हैं वो जुड़वा राजधानी है, एक लॉस्ट किंगडम की जुड़वा राजधानी। अब यहाँ जो मेटल्स मिले हैं हमें, वो इनका खनन कहाँ से करते होंगे, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। जो तांबा है वो खेतड़ी राजस्थान से ये लोग खनन करके निकाला करते होंगे, और साथ में बलूचिस्तान से भी वहाँ से तांबा मंगाया जाता रहा होगा। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता रहा होगा, सोना कर्नाटक से, और टिन अफगानिस्तान से उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उपयोग करते होंगे वहाँ से मंगा करके। अब इनकी सभ्यता का जो विनाश है वो संभवतः बाढ़ से ही माना जाता है। ज़्यादातर जो मत हैं उनके अनुसार, क्योंकि ये सारी सभ्यता नदी के किनारे बसी हुई थी, तो संभवतः नदियों में बाढ़ आई होगी और उससे सभ्यता खत्म हो गई। हालांकि और भी कई सारे मत हैं, जैसे कि अकाल की वजह से इनकी सभ्यता नष्ट हो गई। कई लोगों का मानना है कि आर्यन लोगों ने अटैक किया, इससे इनकी सभ्यता नष्ट हो गई। लेकिन जो संभवतः जो संभावना है इनकी सभ्यता के नष्ट होने की, जो संभावना है वो बाढ़ से ही मानी जाती है। तो यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो ज़्यादातर लोगों के मत हैं कि बाढ़ से इनकी सभ्यता समाप्त हुई। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐड करना रह गया, कुछ बताना रह गया, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।